नमस्कार, आपका स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। एक ऐसा टीवी शो जहां आप मिलते हैं उन स्टार्टअप फाउंडर से जिन्हें सम्मानित किया गया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से। आज के एपिसोड में आप मिलेंगे दो स्टार्टअप चैंपियन से जो है इंडस्ट्री 4.0 से। ये है रिपोस और सागर डिफेंस। ये पूरी दुनिया चलती है ऊर्जा से। आपको गाड़ी चलानी हो या फैक्ट्री, ऊर्जा हम सबके लिए प्रगति का स्रोत है। भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए हमें ऊर्जा बनाने और ऊर्जा को वितरित करने में आत्मनिर्भर बनना ही होगा। पिछले 5 सालों में करोड़ों भारतीयों को बिजली प्राप्त हुई। भारत के सबसे दूर दराज के गांव-गांव तक पहुंची बिजली। भारत में एलईडी लाइट का तेजी से प्रचार हो रहा है। सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा दिया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। साल 2000 से ऊर्जा की मांग दुगनी हो गई है। 80% मांग आज भी कोयला, तेल और सॉलिड बायोमास से पूरी की जाती है। बहुत से बिजनेस, निर्माणों के स्थल और इंडस्ट्री में पेट्रोल, डीजल, एलएनजी और सीएनजी का इस्तेमाल होता है। बड़ी मात्रा में होता है ये इस्तेमाल। इनका इस्तेमाल बंद नहीं किया जा सकता। अगर ये सभी बिजनेस को अपनी टीम्स को भेजना शुरू करना पड़े तेल या सीएनजी या एलएनजी लाने के लिए, तो खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये समाधान नहीं है। लेकिन कैसा हो अगर तेल, सीएनजी, एलएनजी आपके पास खुद ही पहुंच जाए। ठीक वैसे ही जैसे आप मोबाइल से खाना ऑर्डर करते हैं। यही किया है हमारे स्टार्टअप चैंपियन ने अपनी सर्विस और टेक्नोलॉजी के द्वारा। आइए देखते हैं रिपोर्ट्स की कहानी। जैसे ही इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद मैं पेट्रोल पंप पे आया, तब मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखी कि ये जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है आजू बाजू में, ये सारे लोग हमारे पंप पे बैरल्स लेके आते थे और एक टेम्पो या कुछ ना कुछ अनऑर्गेनाइज्ड वे था जिससे वो फ्यूल भर के अपने साइड पे लेके जाते थे। तब समझ में आ गया इंडिया में जो फ्यूल डिस्ट्रीब्यूट होता है वो 2 जगह पर होता है। एक पेट्रोल पंप पे खुद गाड़ियाँ लेके आती है, दूसरा जहाँ पर काम चलता है, कंस्ट्रक्शन साइट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो गए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुआ, वहाँ पे मशीन्स को डीजल लगता है। और जब इसके डिटेल में गए तब समझ में आ गया जो एक्चुअल ऑन साइट फ्यूल कंजम्पशन है वो लगभग 40% है। और तब लगा उनके लिए सिर्फ एक ही वे है जिससे फ्यूल पहुँचाया जा सकता है, वो है एक मोबाइल फ्यूल स्टेशन। वहाँ से रिपोस की जर्नी स्टार्ट हुई। एक छोटे से 1000 स्क्वायर फीट के फैक्ट्री से हमने शुरुआत की थी और आज ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मोबाइल पेट्रोल पंप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। हमारा कंट्री नंबर 1 है वर्ल्ड में जो ये मोबाइल पेट्रोल पंप्स को ग्लोबली लेके जा रहा है। सबसे बड़े ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आज ये आइडिया को प्रोत्साहन दे रहे हैं और उनके कंट्री में रेप्लिकेट करने के लिए कह रहे हैं। और वहाँ पे एक प्राउड मोमेंट आता है जब हर आइडिया वेस्ट से ईस्ट आता है। इस बार अपना टाइम आया है जो इंडिया से ही आइडिया बाहर जाएगा। सो अदिति और चेतन, आप दोनों का स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आप दोनों से ये है कि आइडिया या ये प्रॉब्लम आपको दिखी कैसे? ये आइडिया कहाँ से आया? मेरा इंजीनियरिंग ख़त्म होते ही जब मैं मेरे पेट्रोल पंप पे चला गया तो एक छोटा सा गैप था मेरे फर्दर स्टडीज़ के बीच में, तब मुझे समझ में आ गया कि पेट्रोल पंप पे 2 तरीके का कंजम्पशन होता है। एक, पेट्रोल पंप पे हम खुद जाके फ्यूल लेते हैं और दूसरा ऑन साइट फ्यूल का बहुत एक्चुअल में ज़रूरत है। और पेट्रोल पंप इंडस्ट्रियल एरिया में होने की वजह से ये देख रहा था कि काफ़ी लोग ये बैरल्स लेके फ्यूल स्टेशन पे आते हैं। तब सोचा क्यों ना ऐसा सोल्यूशन बनाया जाए, ये फ्यूल स्टेशन को उनके पास पहुंचाया जाए। तो हम दोनों ने बस सोचा कि यार चेतन, हमको कुछ दुनिया में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाना है कि हम देश को वो मुकाम पे लेके जाए कि कुछ चेंज करें। बट तब हमने सोचा कि ये पेट्रोल पंप पे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पुणे में 2017 में पूरा ब्लैकआउट था, बारिश थी बहुत ज़ोर से। और तब बिकॉज हमारे यहाँ पे बहुत कस्टमर्स थे जो पेट्रोल पंप पे आके बैरल में डीजल लेके जाते थे, हमारा कोऑर्डिनेशन होता था कि हमारे पास ब्लैकआउट है, बैकअप नहीं है 2 दिन का, तो गाड़ी कहाँ पहुँची, ड्राइवर कहाँ पहुँचा, ये करो वो करो। और तब हमारे पास हमने एक बुक ऑर्डर किया था ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, तो वो डिलीवर हुआ। और वो जब डिलीवर हुआ तो हमारे फ़ोन पे नोटिफिकेशंस आया कि डिलीवर हुआ है, इसने डिलीवर किया है, तुमने इतना डिस्काउंट है, इतना बचा है। और वो एक मोमेंट था कि क्या हम आज डीजल ऐसे डोर स्टेप दे सकते हैं, आगे जाके सीएनजी, गैस, इलेक्ट्रिक जो भी फ्यूल हो, क्या हम मोबाइल पे ये दे सकते हैं क्या? तो ये एक आइडिया का यूरेका मोमेंट कह सकते हैं। तो वहाँ से ये आइडिया एक्चुअली शुरू हुआ।
हाँ जी। मुझे एक बात बताइए कि रिपोस आपकी जो कंपनी है, आप लोगों का ये जो पूरा फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका खुद का है। आपने इस कंपनी को पहले दिन पर कैसे फंड किया और आज क्या आपने कोई एक्सटर्नल फंडिंग यानी इन्वेस्टर से कुछ पैसा लिया है? जब रिपोस बना रहे थे, बहुत पहली सोच थी कि एक सॉलिड बिजनेस मॉडल बनाए और बाद में फंडिंग के लिए अप्रोच किया जाए। बिकॉज एक कोई भी बिजनेस, भले वो स्टार्टअप या बिजनेस हो, उसका फाउंडेशन तो उसका मॉडल होना चाहिए। और फिर वो पूरा मॉडल जब हमारे बनाया तो हमारे पेरेंट्स ने बोला कि ये बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज है, ठीक है, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आप कहाँ फैमिली बिजनेस छोड़ के कुछ करने जा रहे हो। तब चेतन और हमने सोचा अगर हमको कुछ करना है, लेट अस गेट अ मेंटर, किसी मेंटर को ढूंढते हैं। हम दोनों ने ऐसे ही नाम लिखे, हमने सोचा कि कौन है, तो एक नाम बहुत कॉमन आया, जो नाम था हमारे श्री मिस्टर रतन टाटा। हमने बोला यार चल चेतन मिलते हैं। चेतन ने बोला अदिति पड़ोसी थोड़ी है जाके मिलेंगे। फिर हमने बैग उठाया, एक 3D मॉडल बनाया और हम लोग उनके घर के बाहर पहुंच गए। ये नहीं ट्राई करना है बट हम पहुंच गए और हम लोग ने कुछ लेटर्स भेजे अंदर कि सर हमारे पास ऐसा आइडिया है कि इंडिया का पूरा एनर्जी सिस्टम हम लोग चेंज कर सकते हैं और ये पूरे देश में से पूरे वर्ल्ड में लेके जा सकते हैं। और हम लोग रुके, कम से कम 12, 13, 14 घंटे हो गए जो हम लोग रुके थे। और फिर रात को जब हम वापस पहुंचे, हमको एक फ़ोन आ गया और फ़ोन था कि अदिति और चेतन से बात करनी है। हमने बोला हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला मैं रतन टाटा बात कर रहा हूँ, मुझे मिलना है आपसे। कि क्या कर रहे हो आप जी? तो हम दूसरे दिन जब गए तो वो 15 मिनट की मीटिंग हमारे 4 घंटे की मीटिंग हो गई। तो फैमिली रन बिजनेस से पैसे आए। रतन टाटा सर ने ना ही मेंटरशिप की बट 2019 में उन्होंने एक टोकन फंड्स डाला और रिसेंटली 3 महीने पहले वी रेज्ड अ प्री सीरीज है, 56 करोड़ अभी तक उठाए, बट 4 साल वी वर बूटस्ट्रैप्ड। फैंटास्टिक। अब थोड़े नंबर्स की बात करते हैं क्योंकि आपने इम्पैक्ट की बात की, तो भाई इम्पैक्ट वाले नंबर्स। मुझे एक बात बताइए कि आपकी टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म के कारण आज कितना वेस्टेज बचता होगा, जैसे कि डेड माइल वेस्टेज कितना बचता होगा? जब डेड माइलेज की बात आती है तो आज हम लोग पेट्रोल पंप जाने के लिए काफ़ी फ्यूल खर्च करते हैं, मतलब फ्यूल लेने के लिए फ्यूल खर्चा होता है, तो लगभग 3 से 4% फ्यूल डेड माइलेज में ही वेस्ट हो जाता है हमारा। एंड ओवरऑल अगर मैं बात की तो स्पिलेज है, पिल्फरेज है, सो अभी तक हम लोगों ने जितने भी केस स्टडीज़ किए हैं लगभग 7 से 9% के बीच में लोग फ्यूल बचा रहे हैं अपना। वाह। आपका एक टेक प्लेटफॉर्म भी है जिसके थ्रू आप लोग बहुत मदद करते हैं अपने सारे के सारे बिजनेस ओनर्स के लिए या अपने कस्टमर्स के लिए, वो अपनी फ्यूल की कंजम्पशन को, तेल की कंजम्पशन को ट्रैक कर पाएँ। ये क्या प्लेटफॉर्म है? हम लोगों ने, जैसे हम IoT की बात करते हैं, वहाँ पर एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। हम लोगों ने एक नया प्रोडक्ट इनोवेट किया है विच इज़ कॉल्ड डेटम। डेटम आपको पूरे तरीके से आपका फ्यूल स्टोरेज कितना है, लेवल कितना है, उसका यूसेज कहाँ पर हुआ है, सारा कुछ आपके ऐप प्लेटफॉर्म पे दे देता है। आपका बिजनेस मॉडल क्या है? आप लोग पैसा बनाते कैसे हैं? बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। हमारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। एक साइड पे सप्लाई है, जो फ्रेंचाइजी पार्टनर्स है हमारे, जो मोबाइल पेट्रोल पंप खरीदते हैं, और एक साइड पे डिमांड है जिसको डीजल चाहिए। तो ये मोबाइल पेट्रोल पंप्स बेचते हैं, तो फर्स्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज मोबाइल पेट्रोल पंप बेचना। दूसरा, ये जो मोबाइल पेट्रोल पंप हमारे प्लेटफॉर्म पे आता है, हम उनको सेल्स और रेवेन्यू देते हैं, कस्टमर्स लाके देते हैं। सो ये जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें से हम रेवेन्यू शेयरिंग करते हैं। सो कुछ परसेंटेज उनको जाता है, कुछ परसेंट हमें जाता है। सो 2 सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है। लाखों भारतीय इस समय आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं इस शो पर, आपको क्या संदेश है उनके लिए? ये पूरा 10 साल आई थिंक हमारे यंगस्टर्स का है, और अगर हम लोग सही में जी जान लगा के ये 10 साल के लिए लगा देते हैं तो हम अपने भारत को 2030 में एक्चुअल में एक लीडर नेशन करके देखा जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप क्या कहेंगे? मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे 100 यूथ दे दो, हम लोग पूरे दुनिया को चेंज कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी सपना है, अगर हम लोग वो सपने को जी जान डाल के करें तो आई थिंक नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो हम लोग कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर वो सपने की तरफ बढ़े तो। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सपना देख लीजिए बस एक। इस सेशन से आपके लिए फायदे की 2 बड़ी बातें हैं। नंबर 1, सबसे पहली बात, तेल या ऊर्जा का सप्लाई करना एक बड़ी संभावना है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत देश में। नंबर 2, सरकार की नीतियों को समझते रहिए। आप ऐसा बिजनेस बना सकते हैं जिसमें कंपटीशन भी कम होगा और आप तेजी से आगे भी बढ़ेंगे। समय है अब एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप मिलेंगे अगले स्टार्टअप चैंपियन से। कभी आपने सोचा है, चाहे सपने में ही, कि काश आप सीधा एक ड्रोन पर सवार होकर कहीं भी जा सकते? ऐसा ही करके दिखाया है हमारे स्टार्टअप चैंपियन ने। इस एपिसोड का एक भी सेकंड मिस ना होने पाए। मैं आपसे मिलूंगा इस ब्रेक के बाद।
स्वागत है आपका एक बार फिर स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। जरा सोचिए, अगर आप एक ड्रोन पर सवार होकर अपने ऑफिस जा सकते, या फिर हमारी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स किसी भी लोकेशन का सर्वेक्षण कर सकती बिना किसी जवान को खतरे में डाले। या फिर सोचिए, आप किसी चलती हुई शिप या वाहन से कोई सामान किसी दूसरे चलते हुए वाहन पर डिलीवर कर पाते, या फिर किसी दूर दराज के गांव में एयर एम्बुलेंस की जरूरत होती। टेक्नोलॉजी से कुछ भी संभव है। ये सभी समस्याएं आसान दिखती हैं, लेकिन इनका समाधान आसान नहीं है। कुछ साल पहले शायद इन सभी बातों को सुनकर आप लोग हंस सकते थे, ये कह के कि भाई ये सब सपना है, लेकिन हमारे स्टार्टअप चैंपियन ने इन सपनों को सच करके दिखाया है। आइए देखते हैं सागर डिफेंस की कहानी। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इंजीनियरिंग कंपनी है जो एक सिस्टम बनाता है, जेनेसिस बोट इन अ बॉक्स, जो प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक, यानी कि किसी भी मानव रहित बोट या जहाज या प्लेटफॉर्म में हवाई जहाज पर लग सकता है और उसे अनमैन्ड कर सकता है। भारत का ये पहला फुली इलेक्ट्रिक वायुयान है जो खास करके 100% पुणे चाकन में बना है। इसी फैसिलिटी से बन के वो बाहर गया है। तो सागर डिफेंस इंजीनियरिंग अपनी रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी की वजह से ही आज यहाँ पहुँच पाया है। बड़ी बड़ी मशीनों पे बड़े बड़े नावों को अनमैन्ड करते हैं, जो अनमैन्ड होते हैं, फुली ऑटोनॉमस वर्क करते हैं, सैटेलाइट या RF सिस्टम या आपके 5G सिस्टम से चल सकते हैं। साथ ही में पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन बनाते हैं और इंसान को बिठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाले हवाई जहाज बनाते हैं। मतलब कहते हैं कि जो सबसे बड़ा समय हम सभी का जो सबसे ज़्यादा समय खर्च होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने, तो मैं कहता हूँ कि आगे आने वाले 4 से 5 साल में हम आपके 24 घंटे में करीबन 30 से 40 मिनट और जोड़ देंगे कि आप अपने परिवार के साथ वो समय बिता सकें। यही सागर डिफेंस इंजीनियरिंग की खूबी है और एक अलग तरीका है काम करने का। मृदुल और अनुराग, आप दोनों का स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। थैंक यू सो मच भाई। धन्यवाद भाई। मेरा पहला सवाल आप दोनों से ये है कि इतना कुछ है इस वक्त हमारे इस टेबल पर, मुझे ये समझाइए ये पूरी टेक्नोलॉजी आखिर क्या है, और हमारे दर्शकों को ये भी जरा समझाइए कि इस टेक्नोलॉजी से होता क्या है इस वेसल में या इस शिप में। सो ये एक कमांड कंट्रोल यूनिट है और इसे ऑटो पायलट भी हम कह सकते हैं। सो इसकी खास बात ये है कि ये किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही हम इसको रेट्रोफिट कर सकते हैं। तो ये आप जहाज़ देख रहे हैं, ये इसका स्केल डाउन मॉडल है। ये ओरिजिनल जहाज़ 7.5 मीटर का है। तो ये कमांड कंट्रोल यूनिट इस पे हम रेट्रोफिट करके इसके सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और ये लगने के बाद ये जहाज़ अनमैन्ड जहाज़ हो जाएगा। तो ये डुअल पर्पस जहाज़ रहेगा जिसमें ह्यूमन इसके ऊपर बैठ के इसको चला सकता है, ऑपरेशंस कर सकता है। साथ ही साथ एक बटन को ऊपर करके ये अनमैन्ड चल सकता है। हमने ड्राइवरलेस कार्स के बारे में सुना है, तो ये ड्राइवरलेस बोट्स हैं। साथ ही साथ ये जो चिप है ये जहाज में, हवाई जहाज में, लैंड सिस्टम्स में और अंडर वाटर सिस्टम्स में लगाया जा सकता है और उसको अनमैन्ड किया जा सकता है। सो जो इंसान अभी हमारी नावों के ऊपर जाते थे और उनकी लाइफ हमेशा रिस्क में रहती थी, तो अब वो डिस्टेंस से कमांड कंट्रोल यूनिट जो कि शोर पे है और दूसरे जहाज पे भी हो सकता है, वहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो रेंजेस इसकी डिफरेंट रेंजेस होती हैं। जैसे हम पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करेंगे तो 25 किलोमीटर लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन हो सकती है। साथ ही साथ सैटेलाइट कम्युनिकेशन से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। हमने 1400 किलोमीटर तक इसको टेस्ट किया है आउट एट सी। अब मेरा एक और सवाल है, आपने कहा कमांड कंट्रोल यूनिट एक छोटा सा, और ये साहब के पास भी एक कमांड कंट्रोल यूनिट इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये इतना बड़ा है, और वो क्या, इन दोनों में क्या फ़र्क है? हमने जब शुरुआत की इंडियन नेवी के साथ, और जब आर्म्ड फोर्सेस में हम कोई भी सामान देते हैं वो मिल ग्रेड सामान होता है, वो शॉक टेस्टेड होता है, वाइब्रेशन टेस्टेड होता है, EMC प्रूवन होता है। ये टेक्नोलॉजी सेम, ये जो आप कमांड कंट्रोल यूनिट देख रहे हैं, सेम इसके अंदर है, मल्टीपल स्टैक्स है। और उसके बाद हमने इसको इतना छोटा किया जो कि 16 लेयर हैं इस चिप के अंदर, PCB के अंदर, ताकि हम इसको दूसरे प्लेटफॉर्म्स में भी इंटीग्रेट कर पाएँ। तो अब ये एविएशन प्लेटफॉर्म में ये छोटा सा डिवाइस जाता है, क्योंकि 1 ग्राम को भी हवा में उड़ाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो अगर आप इतना बड़ा उसमें बॉक्स लगाएंगे तो उसका वेट बढ़ जाएगा। इसलिए हमने इसको मिनिचराइज किया। बहुत इंटरेस्टिंग। तो मतलब आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा बॉक्स अब सिर्फ वो है? हाँ जी। तो अब आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए, आप भारतीय नेवी के साथ काम करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये काम कैसे मिला? इंडियन नेवी के साथ हम शुरुआत से काम कर रहे हैं और इंडियन नेवी ने हमें बहुत सपोर्ट किया है और ये सिस्टम डेवलपमेंट उनके साथ ही मिलकर की गई है।
तो सबसे पहला उपयोग जो हम इंडियन नेवी के साथ कर रहे हैं वो एक जहाज़ से 100 से 130 किलो का सामान उठा के दूसरे चलते हुए जहाज़ पे हम इसको डिलीवर करते हैं। टायर 2 सिटीज़ में जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही डिले में होता है और उसकी वजह से हम अपनी इंसानी लाइफ खो सकते हैं। तो 1 सेकंड भी उसमें बहुत कीमती होता है। अगर हमारी एयर एम्बुलेंस वहाँ पे हो और रोड का डिस्टेंस और एयर डिस्टेंस 1/3 हो जाता है तो हम एयर एम्बुलेंस में हम पेशेंट को डाल के क्लाउड कंप्यूटिंग से उसको हम दूसरे हॉस्पिटल पे लैंड करवा सकते हैं ताकि पेशेंट को इमरजेंसी और मेडिकल एड मिल जाए जल्द से जल्द। कमाल की बात है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप अपने बिजनेस को फंड करते कैसे हैं और साथ में एक तो पैसा कैसे बनाते हैं ये बताइए मुझे। किसी भी स्टार्टअप के लिए उसका फाउंडर का, उनके दोस्तों का, उनकी फैमिली का कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक वही बिलीव करते हैं तो किसी भी स्टार्टअप के तरीके से ये कंपनी भी बूटस्ट्रैप्ड है। शुरुआती जब 2015 में इस कंपनी की स्थापना हुई तो कैप्टन निकुंज पराशर मास्टर मरीनर थे तो उनके पास पैसे थे। उन्होंने अपने 4.7 करोड़ रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट किए और मैं और लक्ष्य नासा में हमने प्रोजेक्ट किया था एंड वी गॉट अवॉर्डेड एंड हम वहाँ से आए तो हमने पैसे इन्वेस्ट किए। तो 3 साल का ये जो टाइम था 2015 से 18 हम बूटस्ट्रैप थे और हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और मैं मेंशन करना चाहूँगा श्री मनोज अग्रवाल जी एंड श्री अंकित देसाई जी, उन्होंने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया और हमारे विजन में बिलीव किया। फिर 2018 में हमें ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हमारे ही कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर वो इक्विटी से हमारे बोर्ड पे आए एंड रिसेंटली 2020 में IDBI कैपिटल जो मैनेज कर रही है महाराष्ट्र एरोस्पेस एंड डिफेंस फंड, उन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया। एंड मैं प्राउडली कह रहा हूँ कि जैसे ही हमने पर्सनल एयर मोबिलिटी में काम करना शुरू किया है एंड आने वाले 4 से 5 साल में हम देख पाएंगे कि एक इंसान अपने घर से, अपने होटल से या किसी भी जगह से दूसरी जगह जा पाएगा एंड एयर टैक्सीज का यूज़ कर पाएगा। कमाल है, मुझे तो अभी फ्लाइट की फीलिंग आ रही है एकदम। आखिरी सवाल मेरा आप दोनों से ये है, देखिए लाखों भारतीय इस वक्त आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण के इस शो में, आपका क्या संदेश है उनके लिए? आई थिंक हम जो यहाँ कर रहे हैं सागर डिफेंस में वो दुनिया में बहुत कम हुआ है। इट्स बहुत नई टेक्नोलॉजी है एंड हम लोग के सोसाइटी में एक बड़ा है कि फेलियर नहीं होना चाहिए, एक टैबू है कि आई थिंक हमारा मानना ये है कि फेलियर से ही आप सीखते हैं, तो फेल होते रहिए, सीखते रहिए एंड आपके ड्रीम्स पक्का पूरे होंगे। सो डटे रहिए। बहुत सही। आप क्या कहना चाहते हैं? सपना देखिए, बड़े सपने देखिए, पर सपना देखने के साथ साथ उसको साकार करने की मेहनत करते रहिए और डरिए मत, कुछ ना कुछ होगा। अगर आप मेहनत करते रहेंगे, परिश्रम करते रहेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी और सक्सेस एक मंजिल नहीं है, सक्सेस एक जर्नी है, तो उसको जिए एंड सक्सेस आपके साथ होगी। तो वो एक बाई प्रोडक्ट है, एक डेस्टिनेशन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का आज हमारे साथ रहने के लिए। इस सेशन से आपके फायदे की 2 बातें इस प्रकार हैं। सबसे पहली, अनमैन्ड फ्लाइट और कठिन परिस्थितियों में निगरानी रखना, इनमें बहुत सी बिजनेस की संभावनाएं हैं, इनको जानिए, पहचानिए। नंबर 2, भविष्य की समस्याओं का समाधान कीजिए। आप जो सोच सकते हैं वो आप बना सकते हैं, यही तो कमाल है एंटरप्रेन्योरशिप का। समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद होंगे आपके सवाल और हमारे चैंपियंस के जवाब, और मेरे साथ आप लेंगे 16वां कदम, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का। मिलिए मुझसे ब्रेक के बाद। स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब समय है हमारे ऑडियंस के सवालों का। आप लोग तैयार हैं? यस। ग्रेट। सो आइए स्क्रीन पर और पूछिए अपना पहला सवाल। मेरा नाम विकास है, मैं बरेली से हूँ। मेरा सवाल रेपोस से है। जब आप डिलीवरी करते हैं तो बहुत से ऑर्डर्स का वेट करते हैं एक लोकेशन से, या फिर हर ऑर्डर को फुलफिल करते हैं? यस। सो हमारा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एंड यूजर जाता है और ऑर्डर प्लेस करता है जी। और वो जब ऑर्डर प्लेस करे, भले वो 1 हो या 10 इंसान हो, हमारे लिए ऑर्डर है। और ये जो हमने एक एल्गोरिदम बनाया है कि कौन से समय पे चाहिए, कितना क्वांटिटी चाहिए और कितनी दूर चाहिए, उसके बेसिस पे आपको कन्वीनियंस फी लगता है। तो अगर आपका ऑर्डर दूर है तो आपको ज़्यादा कन्वीनियंस फी लगेगा, आपका ऑर्डर अभी चाहिए और कितना क्वांटिटी है सारा मिला के। सो हमारा USP जो है वो एक पूरा एल्गोरिदम बनाया है, तो उसके हिसाब से हर एक ऑर्डर केटर हो जाता है। अब लेते हैं अपना दूसरा सवाल।
मेरा नाम राशि है और मैं भोपाल से हूँ। मेरा सवाल सागर डिफेंस से है। उड़ने वाली टैक्सीज कितनी जल्दी सच हो सकती हैं? सो इस सवाल का जवाब मैं 2 भागों में देना चाहूँगा। तो पहला है विद रिस्पेक्ट टू द टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी में हम कहाँ तक है और टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम ये चीज़ कब तक कर सकते हैं जी। और दूसरा है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड पॉलिसीज़ इन विच गवर्नमेंट इज़ वेरी मच इन्वॉल्व। सो टेक्नोलॉजी के हिसाब से आने वाले 1 से 1.5 साल में हम तत्पर हैं। दूसरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड पॉलिसीज़, क्योंकि इनको बनाने में बहुत टाइम लगता है एंड बहुत सारी स्ट्रेटेजीज़ हमें इम्प्रोवाइज़ करनी पड़ती है एंड बहुत सारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं, तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। तो हमारा मानना है कि आने वाले 4 से 5 साल में हम देश की पहली उड़ान ले पाएंगे जिसमें इंसान उड़ेगा अपने आप। वाह, आप कह रहे हैं मतलब मैं बैठा हूँगा एक टैक्सी में जो उड़ेगी। जी बिल्कुल। कमाल की बात है। ये है सपनों भरी दुनिया, लेकिन एक स्टार्टअप फाउंडर कुछ भी कर सकता है, ऐसा मेरा भी मानना है। लर्निंग से ही होती है अर्निंग। अब लेते हैं 16वां कदम अपनी स्टार्टअप को बड़ा करने का। डेटा और केपीआई से अपनी स्टार्टअप चलाइए। बहुत ध्यान से समझिए इस बात को। डेटा और केपीआई, ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। केपीआई तो आप पहले भी समझ चुके हैं हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप के एक और एपिसोड में। अब समझते हैं कि 3 वो ज़रूरी स्टेप्स क्या हैं जिससे कि आप ये इंश्योर कर लेंगे कि आपकी स्टार्टअप कभी फेल ना हो। सबसे पहला, हर टीम के लिए एक ग्रोथ केपीआई बनाइए। केपीआई यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। आपकी कंपनी में हो सकता है 10 टीम्स हो सकता है 2 टीम्स हो, लेकिन हर एक टीम का अपना एक ग्रोथ केपीआई होना चाहिए। सिर्फ एक केपीआई, बहुत सारे केपीआईज नहीं, ताकि सभी लोग मिलकर केवल एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में तेजी से आगे बढ़ें। नंबर 2, पूरी कंपनी के लिए भी एक ग्रोथ केपीआई होना चाहिए। देखिए, अगर आप खुद एक फाउंडर हैं, सीईओ हैं या सीएक्सओ हैं या कोई सीनियर इंसान है आप अपनी कंपनी में, तो ध्यान रखिए आपकी सबसे बड़ी जो ताकत है वो है आपकी क्लैरिटी। आप जो दिशा देंगे अपनी कंपनी को, उसी से कंपनी की दशा बनेगी। तो ध्यान रखिए इस बात को कि आपको करना यह है, पूरी कंपनी का एक ग्रोथ केपीआई बनाइए। और फिर नंबर 3, हर हफ्ते एक ग्रोथ मीटिंग कीजिए अपनी सारी टीम्स के साथ, जिसमें आप सारे टीम के हेड्स को ये बोलिए कि जो ग्रोथ केपीआई वो फॉलो कर रहे हैं आप उनको ट्रैक करेंगे। हर एक ऐसी मीटिंग में अपने ग्रोथ केपीआईज को ट्रैक कीजिए। जैसे जैसे आप अपने ग्रोथ केपीआईज को ट्रैक करना शुरू करेंगे, आपकी कंपनी की दिशा और दशा दोनों ही एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। क्या सीखा आपने आज के एपिसोड से, हमें बताइए। अपनी वीडियोस अपलोड कीजिए सोशल मीडिया पर #StartupChampions2 के साथ। अगले एपिसोड में आप मिलेंगे फूड प्रोसेसिंग के स्टार्टअप चैंपियन से। स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण से सीखकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पेपर से कोई भी ऐसा पदार्थ खाने में नहीं जाएगा, जैसे एल्यूमिनियम फाइल से जा सकता है अगर वो हाई टेम्परेचर हो या थोड़ा एसिडिक नेचर का फूड हो जी, इसके साथ नहीं जाएगा। 2 चीज़ों पे फोकस करना है हमें जी। एक तो फास्ट एंड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन पे और एक अच्छे मार्केटिंग कम्युनिकेशन पे, ताकि हम अपने टारगेट ग्रुप को अपने प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट कर सकें। हमारा जो मकसद है वो है चीनी को हमारे खाने से कम करना जी, और उसका जो जरिया है वो है स्टीविया। आज आप सरप्राइज होंगे कि सिर्फ इंडिया नहीं, ग्लोबली 30,000 से ज़्यादा फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें स्टीविया का इस्तेमाल हो रहा है।